जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं हमेशा जिस एक बात को बोलता रहता हूं कि जब आप किसी भी विषय का कंटेंट पढ़ लेते हैं, अच्छी सी जब आप समझ बना लेते हैं, तो अभ्यास प्रश्नों की बड़ी एक भूमिका होती है, बड़ी महती भूमिका होती है। तो निश्चित तौर पर ये सारे अभ्यास प्रश्न आपको कैपेबल करते हैं, आपको सक्षम बनाते हैं कि परीक्षा में जब प्रश्न अलग अलग प्रकार के आएंगे, जहां पे आपको कभी तथ्यों के आधार पे आपको जवाब देना होगा, या कभी आपको चिंतन के आधार पे जवाब देना होगा, आपको निर्णय पे जाकर के कहीं सोचना पड़ेगा। तो वहां पे आप सक्षम हो जाते हैं इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से। अभ्यास प्रश्न सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं सीखे गए ज्ञान का व्यवहारिक परिस्थिति में उपयोग करने में। तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आपका अभ्यास अच्छा बना रहे, श्रेष्ठ बना रहे। और उसी श्रृंखला में हम लोग ये टेस्टों के माध्यम से प्रयास करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अच्छे प्रश्नों पे आपके साथ अच्छी चर्चा हो, अच्छी व्याख्या हम लोग करें, और फिर आपका एक कंप्लीट, आपका एक कहना चाहिए पूरा पैकेज आपका कंप्लीट बने। यानी कि आप अध्ययन भी कर रहे हैं, आप टेस्ट फॉर्म में भी दे रहे हैं, आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, वो सारी समझ आपकी पर्याप्त बनेगी। इस टेस्ट में हम लोग किन अच्छे प्रश्नों के साथ में है, एक बार देखेंगे हम लोग। और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है विद्यार्थी का सीखने के लिए उद्यत रहना। उद्यत यानी कि तैयार रहना। तैयार रहना किस में आता है? ग्राह्यता में, अनुक्रिया में, आकलन में, इनमें से कोई नहीं। और आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा ये प्रश्न जब हम उद्देश्य वाला खंड पढ़ते हैं। उद्देश्य वाले खंड में हम जब व्यवहार के 3 पक्ष जब हम पढ़ते हैं, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। भावात्मक पक्ष में मैंने पढ़ाया है कि भावात्मक पक्ष का जो सबसे पहला पहला उद्देश्य है, आग्रहण, रिसीविंग। तो आग्रहण उद्देश्य में इसकी पूर्ति कब मानी जाती है इस उद्देश्य की? जब कक्षा में शिक्षण के दौरान एक बच्चा जिज्ञासाएं कर रहा है, जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि वो सीखने के लिए उद्यत है, सीखने के लिए तैयार है। तो ध्यान रखें, एक विद्यार्थी का सीखने के लिए उद्यत रहना, तैयार रहना, जिज्ञासाएं व्यक्त करना, प्रश्न पूछना, ये भावात्मक पक्ष का उद्देश्य होता है। और भावात्मक पक्ष के उद्देश्य में ये होता है ग्राह्यता में। ग्राह्यता में, और ग्राह्यता यानी कि आग्रहण, इसको अंग्रेजी में ग्राह्यता बोलते हैं, इसको इसको आग्रहण भी बोलते हैं, और इस उद्देश्य को अंग्रेजी में बोलते हैं रिसीविंग। और ये मैंने पढ़ाया है आपको, ये भावात्मक पक्ष से जुड़ा होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई बालक अगर सीखने के लिए आपको उद्यत दिख रहा है, तैयार दिख रहा है, और उसे कुछ चीजें जानने की जिज्ञासा है, यानी कि वो कुछ चीजें जानने के लिए उद्यत है, तैयार है, तो ये ग्राह्यता यानी कि रिसीविंग का विकास होगा, ये ग्राह्यता की श्रेणी में आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये, सीटेट में प्रश्न आया हुआ है। माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है पियाजे की संख्या। आपको पता है कि गणित में अलग अलग गणित की विषय वस्तु अलग अलग स्तर पे, जैसे प्रमेय सिद्ध करना हम लोग कक्षा 9 से शुरू करते हैं। बीज गणित वास्तविक तौर पर तो कक्षा 9 से ही प्रारंभ होता है, माध्यमिक स्तर से प्रारंभ होता है। कक्षा 6 से 8 तक, 6, 7, 8 में हम बीजी राशियों को परिचय देते हैं, कुछ सामान्य संक्रियाएं बताते हैं, परिचय देते हैं बस। लेकिन असली बीजगणित कक्षा 9 से शुरू होता है। उसका कारण होता है क्योंकि अब बीजगणित के लिए अमूर्त चिंतन करने की आवश्यकता, और बच्चा अच्छा प्राइमरी में होती नहीं है बीजगणित, तो क्योंकि प्राइमरी वाले बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, और बीजगणित की प्रकृति अमूर्त होती है। तो प्रश्न बोला है कि माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, आपको पता है, संवेदी पेशी, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, और अमूर्त यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सबका अलग अलग, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से 15, ये अलग अलग वर्ष है। तो प्रश्न बोला है कि ये बालक जिसको बीजगणित माध्यमिक कक्षा में पढ़ा रहा है, वो बालक के साथ ये बीजगणित पढ़ाने की इनमें से कौन सी स्थिति सही है? क्या वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्तर पे है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर का आपको पता है ये कितना होता है, 7 से 12। और 7 से 12 में ध्यान को माध्यमिक कक्षा का मतलब हो गया, माध्यमिक कक्षा 9 और 10 को बोलते हैं। और माध्यमिक कक्षा क्लास 9th और क्लास 10th होती है। और कक्षा 9 का बालक जो होता है वो 9 और 5 14 वर्ष का होता है, 14 या 15 वर्ष का बालक है ये। और आपको पता है कि 14-15 वर्ष की अवस्था जो है वो पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक में, औपचारिक संक्रियात्मक में जाएगी, और ये बच्चा अमूर्त अवधारणा को सीखने में सक्षम होगा। तो ये विकल्प गलत होगा। पहली बात, ये मूर्त संक्रियात्मक में ही नहीं है, और तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभवों को समझ सकता है। बात अमूर्त की है ही नहीं, मतलब मूर्त की बात ही नहीं, बात बीज गणित की है, बात अमूर्त गणित की है। बीज गणित अमूर्त होता है। बी देखें, बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है, चरण पर है,
और अमूर्त संकल्पना को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इसको बच्चा संवेदी गामक, संवेदी गामक तो 0 से 2 की होती है, तो बच्चा माध्यमिक कक्षा का 0 से 2 में हो ही नहीं सकता है। और बच्चा पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व नहीं पूर्व है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पूर्व संक्रियात्मक होती है आपकी 2 से 7, तो माध्यमिक कक्षा का बच्चा इसमें भी नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ विकल्प होगा बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक चरण में है ये माध्यमिक कक्षा का बच्चा, और वो सक्षम है कि वो अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करे। अमूर्त संकल्पना बीजगणित होती है। और बहुत अच्छा, ऐसे प्रश्न जो होते हैं इसमें आपको निर्णय लेना होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अक्षमता के प्रकार में बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य में समस्या होती है? गणितीय कार्य यानी कि गणनात्मक कार्य। गणनात्मक कार्यों में जब बच्चों को अक्षमता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी का ये प्रकार है। गामक अक्षमता नहीं, डिसकैलकुलिया ये होती है गणनात्मक अक्षमता। डिस्फेजिया में बच्चा अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, डिस्ग्राफिया है ये, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चा लिख नहीं पाता, ये लेखन विकार होता है। तो डिस्ग्राफिया नहीं, डिस्कैलकुलिया है जो गणनात्मक अक्षमता से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ये 4 आपको फैक्टर दे रखे हैं, किसका प्रभाव सबसे कम पड़ेगा ये आपको तय करना है। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, यानी कि देखो प्रश्न को वापस समझो, ये अच्छा प्रश्न है कि गणित के शिक्षण अधिगम, हम गणित पढ़ा रहे हैं, गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, उस पर इनमें से सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा? क्या मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। हम बच्चों के आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मूल्यांकन के कारण, इसकी जानकारी करें, क्या इससे पढ़ाने में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप जब मूल्यांकन करते हैं बच्चों पे क्या आत्मविश्वास बच्चों का कहां पे है, इसकी जानकारी जब आपको होती है तो इसका आप इंपैक्ट देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे अंक देना, अभी हम चर्चा, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, आप बच्चों का फीडबैक लेते हैं और फीडबैक की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, क्या इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है? 100% पड़ता है, अच्छा खासा पड़ता है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन लाना, 100%। ये वो काम है जिनसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, अच्छा खासा। आप जो मूल्यांकन के परिणाम आए हैं, मूल्यांकन होता भी इसलिए भी होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित सुधार किया जा सके, तो प्रभाव डालती है, प्रतिपुष्टि प्रभाव डालती है, और बच्चों के मूल्यांकन से बच्चों के आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ा है इसकी जानकारी लेते तो भी प्रभाव पड़ता है। गलत उत्तरों के पूरे अंक देना, आप बच्चों के गलत उत्तरों के पूरे अंक दे देते हैं, इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न पूछ रहा है किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? न्यूनतम यानी कि सबसे कम पड़ेगा या बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसका सबसे कम या बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप बच्चों के गलत उत्तर है उसके पूरे अंक दे दिए, क्या ये शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाएगी? क्या ये प्रभाव डालेगी? नहीं, ये तीनों प्रभाव डालेंगी। तो ये तीनों विकल्प सही हैं। ये वाला कथन जो है ये कथन गलत है, इसका प्रभाव सबसे कम पड़ेगा। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब 3 सत्य है। आप देखें एक बार, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य है। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमको 3 सत्य नहीं है, एक कथन सत्य नहीं होगा तो 3 सत्य होंगे, हमको 3 सत्य दिखने चाहिए। तो अगर बच्चे नमूनों को अवलोकन करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी में गणितीय ज्ञान का, बच्चा छोटी कक्षा का बच्चा, प्राथमिक कक्षा का बच्चा जनरलाइजेशन करता है, आप उसे अगर कुछ अलग अलग पैटर्न दिखाएंगे वो जनरलाइजेशन करेगा। ये जनरलाइजेशन है, जैसे मैंने पिछले एक पर बोला था, अगर आप एक तीर ऐसे बनाए, फिर एक तीर ऐसे बनाए, फिर एक तीर ऐसे बनाए, फिर एक तीर ऐसे बनाए, और फिर बोला कि अब कैसा तीर आएगा, तो बच्चा परिस्थितियों को देख करके सोचेगा, पैटर्न पहचानेगा कि अच्छा पहले तीर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, तो अगली बार ऊपर आएगा। तो ये बच्चा जनरलाइजेशन कर रहा है ना, परिस्थितियों को पैटर्न पहचान करके। तो गणितीय ज्ञान का सृजन होता है, सही बात सही है। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये तो ढोल बजा के सही है, ये भी कथन सही है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इन्हीं दोनों में से गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। अरे गलत है, यही गलत है, होती है, यानी कि कथन ये भी सही था वैसे। तो गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और जो संदर्भ है, आसपास के जो संदर्भ है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गणित हर आसपास की चीज से, हर संदर्भ से गणित पनपता है। तो कथन ये जो है, कौन सा कथन सत्य नहीं, ये कथन सत्य नहीं। अगला है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये चिंतन स्तर प्रश्न है।
प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखो, प्राथमिक स्तर है और संख्याएं आपको पढ़ानी है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा अच्छा, कई बार आपको लॉजिक दिमाग में विकल्प देख के भी लगाना चाहिए। जैसे विकल्प आप देखो ए और डी, सी और डी, ए और बी और सी, तो आपको दिख रहा है कि प्रत्येक विकल्प में दो दो सही है, तो दो दो सही है, तो यानी कि आपको दो सर्वश्रेष्ठ कथन छांटने हैं। प्रश्न पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है? दो सर्वश्रेष्ठ कथन। संख्याओं की अंतरदर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो होल्ड पे रख दो, आप ना तो इसको सही मान रहे हो ना गलत मान रहे हो, होल्ड पे रख दो, मैं अभी इसको क्लियर करूंगा। संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ध्यान रखो, क्या प्राथमिक कक्षा में जब बच्चा संख्यांक लिखता है, संख्यांक मतलब जैसे संख्या तो अमूर्त है, जो उसके दिमाग में जैसे उसे पता है 3 कितना होता है उसको पता है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा 3, ये संख्यांक है। यानी कि उसकी सोच में है 3, आप उससे बोलेंगे 3 कंकर लेकर गया तो 3 कंकर लेकर के आएगा, आप बोलेंगे 3 पत्ती लेके 3 पत्ती लेके आएगा, लेकिन जब उसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ये संख्यांक है। तो जब आप बच्चों को संख्यांक बताते हैं, प्राथमिक स्तर पर ही बताते हैं, तो क्या संख्यांकों को पहले क्रम में पढ़ाएं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5? क्या ऐसे पढ़ाएं कि शुरू में ही असंगत क्रम में पढ़ा दें? तो आपका उत्तर होगा कि नहीं सर, पहले तो एक बार हमको संगत क्रम में पढ़ाना पड़ेगा, तो अनुक्रम में पढ़ाना पड़ेगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। एक कथन तो ये सत्य है, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। गणना से पहले बच्चा संख्याएं की गणना करे कि 3 और 5, 3 कंकर और 5 कंकर कितने होंगे मिलकर के, तो बच्चा इनको जोड़ करके 8 कंकर तो कर लेगा, लेकिन इसको गणितीय ज्ञान की रचना में हमको पहले इसको व्यक्त कराना पड़ेगा, संख्यांकों में व्यक्त कराना पड़ेगा। तो ये भी सही है। अच्छा, संख्याओं के अनुक्रम असंगति। अनुक्रम असंगति का मतलब होता है जब आप बच्चों को संख्याओं का क्रम बता देते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो आप असंगत क्रम में भी बच्चों से, ये जब बच्चे सीख जाते हैं उसके बाद की प्रक्रिया है, बच्चों को संख्याओं के क्रम में असंगति के, कि चल आप उसको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे 1 के बाद कितना आएगा, 2, 2 के बाद कितना आएगा, 3, आप उससे असंगति पूछ सकते हैं, बता 13 से पहले क्या आएगा, ये बता 17 के बाद क्या आता है। तो ये जो असंगति होती है, असंगति में मतलब आप अंकों को इधर उधर बिखेर सकते हैं, लेकिन बिखेर करके पूछ सकते हैं, ये तब आप कर पाएंगे जब बच्चे ने पहले सही अनुक्रम में सीखा हुआ। तो ध्यान रखो, ये दो कथन बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है, ये कथन ज्यादा उचित नहीं है। और अंतरदर्शी समझ आपकी समझ में पहले भी नहीं आया था, अब भी समझ नहीं आएगा। बाकी इसका अर्थ समझ लो आप, संख्याओं की अंतरदर्शी यानी कि प्रत्येक संख्या के अंदर खुद के अंदर क्या क्या गुण है, प्रत्येक संख्या की अपनी खुद की और क्या पहचान है, ये जो अंतरदर्शी जो समझ होती है इसको बोलते हैं। तो कथन बी और सी बिल्कुल सही है, ए और डी ज्यादा उचित नहीं है, तो बी और सी उचित है, तो बी और सी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, ध्यान रखो, गणित पढ़ाने के लिए कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना बिल्कुल नहीं, प्राथमिक स्तर पर ये हम करते ही नहीं है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन तैयारी नहीं, ये भी प्राथमिक स्तर से नहीं जुड़ा होता है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, बिल्कुल ये अच्छी बात है। परिकलन में परिशुद्धता विकसित नहीं, ये भी काम बाद में होता है। प्राथमिक स्तर पर तो यही होता है, गणित को बच्चों के जीवन का, दैनिक जीवन का भाग आप बनाते हो, उनके वास्तविक अनुभवों से आप जुड़ते हो, बच्चे के जीवन में गणित एक सहज भाव में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की? गणितीय ग्रंथ है, भारतीय गणितज्ञों के योगदान खंड के अंतर्गत मैंने पढ़ा रखा है। ब्रह्मगुप्त बराबरी आर्यभट्ट प्रथम ने ये 10 गीतिका जो पुस्तक है आर्यभट्ट प्रथम ने लिखी है। अलग अलग पुस्तक है, जैसे मैंने भास्कराचार्य द्वितीय की एक पुस्तक का बड़ा कई बार उल्लेख किया है, और वो पुस्तक कई बार सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती पुस्तक जो भास्कराचार्य द्वितीय ने, ये कुछ पुस्तक 10 गीतिका, कुछ पुस्तक ऐसी जो परीक्षा में प्रश्न ज्यादातर आती है। तो आर्यभट्ट प्रथम है जिन्होंने 10 गीतिका नामक पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, रेखा गणित का संबंध होता है संख्याओं से, प्रसार विस्तार से, अंकों से। अंकों से और संख्याओं से तो अंक गणित का होता है ना, संख्याओं से अंकों से, और प्रतीक चिन्हों से। प्रतीक चिन्ह तो गणित में सब जगह ही है। प्रसार और विस्तार जो होता है, रेखा गणित प्रसार और विस्तार को बोलते हैं। आप अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से, रेखा गणित के माध्यम से कुछ सिद्धांतों को प्रसार देती हो, विस्तार देती हो। तो प्रसार और विस्तार से रेखा गणित का संबंध होता है। और किसी वर्ग के विकर्ण पर बने दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल प्रथम वर्ग का होता है। वैसे तो आपको ये नियम पता है, दुगना होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक वर्ग है और उस वर्ग की मान लो भुजा ए है। प्रश्न ये बोल रहा है कि इस वर्ग के विकर्ण पर, ये इस वर्ग का विकर्ण है, और आपको पता है कि ए भुजा वाले वर्ग का विकर्ण कितना होता है? a√2। और प्रश्न ये बोल रहा है कि इस विकर्ण पर अगर हम एक दूसरा वर्ग बना दें,
विकर्ण पर अगर एक दूसरा वर्ग बना दें, विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनाए तो इस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये a√2 भुजा का है, ये भी a√2 होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा a√2 का वर्ग, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि 2a²। और इसका कितना आता है, इसका आता है a², और a² और 2a², नए वाले वर्ग का है 2a² और उसका है a²। इसका मतलब जो विकर्ण पे जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल इस पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होता है। ये नियम भी है वैसे, और आप इसको वैसे भी समझ सकते हो। तो चलिए, अच्छे प्रश्न हैं। अच्छे प्रश्नों को एक बार जब आप अच्छी तरीके से करते हैं, समझते हैं, अच्छा लगता है, अभ्यास आप करते रहे, अभ्यास आपके अंदर सबसे ज्यादा आत्मविश्वास लेकर के आता है, आपके अंदर सबसे ज्यादा मजबूती लेकर के आता है। कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ अगले अभ्यास पे हम लोग मिलते हैं। अगले अभ्यास खंड में मैं खुद अच्छे प्रश्न लेकर के आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।